और इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य साहब जुड़ गए इस वक्त लखनऊ से। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सेवा योजन पोर्टल क्या है? क्योंकि इसको लॉन्च करते वक्त सरकार की योजना थी, आपने बताया था कि इससे घर बैठे जो बेरोजगार हैं वो नौकरियों की जानकारी ले सकते हैं, पा सकते हैं। ये है क्या? देखिए, सेवा योजन वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इसमें जितने भी प्रकार के बेरोजगार नौजवान हैं उनका ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था है। साथ ही साथ जितने भी इसमें सेवा प्रदाता हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों का भी इसमें पंजीयन है, और जिस भी सेवा प्रदाता के यहाँ जो भी जगह निकलती है वो पूरा का पूरा इस सेवा योजन वेब पोर्टल पे आ जाता है। सेवा योजन वेब पोर्टल को ओपन करके कोई भी जो सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी है, बेरोजगार नौजवान, वो देख सकता है कि किस सेवा प्रदाता के यहाँ किस प्रकार की जगह है, किस योग्यता की जगह है, किस वेतन की जगह है, और उसके मुताबिक यदि सीमित पद होते हैं तो हमारे सेवा योजन कार्यालयों में ही दोनों पक्षों की बैठक करा करके उनका साक्षात्कार दिया जाता है, और सेवा प्रदाता कंपनियां अपने यहाँ से इस प्रकार से जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, उद्योग घराने हैं, इंडस्ट्री हैं, मिल कारखाने हैं, या सभी प्रकार की आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, वो अपने यहाँ इनको सेवायोजित करके ले जाते हैं और अपने यहाँ उनको नियोजित करते हैं। तो नियोजक और साथ ही साथ हमारे जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, दोनों का पंजीयन होता है। और जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो हम जिलों में बृहद रोजगार मेले लगवाते हैं जी, और बृहद रोजगार मेलों के माध्यम से वहाँ पर कहीं 10,000 की नियुक्तियाँ, कहीं 15,000 की नियुक्तियाँ वो नियोक्ता लेके आता है, और वहाँ पर उस बृहद रोजगार मेले में बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी भी आते हैं। अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार जो वहाँ पर पद होते हैं उस पद पर उनका साक्षात्कार होता है, और जिन हमारे नियोक्ताओं के यहाँ जो भी पद होते हैं उसके अनुरूप उनका चयन करके उनको ले जाते हैं। इस तरीके से हमने इस 3 साल और लगभग 11 महीने की सरकार में जी अब तक 4 लाख से ज़्यादा, लगभग 4,25,000 बेरोजगार नौजवानों को इससे रोजगार दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, विपक्ष कह रहा है ये पोर्टल का झुंझुना है। आप ही बताइए, अब श्रम एवं सेवायोजन मंत्री पद की शपथ लेने के बाद क्या बड़े बदलाव रोजगार को लेकर के किए हैं? ये तो आपने आंकड़ा रख दिया 4 लाख, रोजगार को लेकर क्या बड़े बदलाव किए? नहीं, देखिए, मैं जो अब चूंकि यह व्यवस्था सपा सरकार में भी बन गई थी, सपा सरकार ने भी अपने 5 साल की सरकार में मात्र 1,63,000 लोगों को नौकरी दी थी इसी सेवा योजन वेबसाइट के माध्यम से जी। और उसी सेवा योजन की वेबसाइट के माध्यम से जब हम 4,25,000 नौकरी मात्र 3 साल 11 महीने में दिए हैं, तो ये झुंझुना कैसे हो गया? जब वो 1,63,000 को नौकरी 5 साल में दिए तब ये सेवा योजन वेब पोर्टल था, और जब आज हमारी सरकार में उसमें 4.25 लाख लोगों को मात्र अभी 3 साल 11 महीने में ही मिल गया, यानी 4 साल भी पूरा नहीं हुआ जी। 5 साल आते आते लगभग ये 6 लाख का भी आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष के सर में दर्द क्यों हो रहा है? मतलब वो करें तो अच्छा, और उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ करके उनसे भी अच्छा करे तो झुंझुना, ये हम समझते हैं बात उचित नहीं है। सही चीज को स्वीकार करना चाहिए। और बृहद रोजगार मेले ये पब्लिक में लगते हैं, ये कोई कागज में नहीं दिखाए जाते हैं। ये बड़े बड़े रोजगार मेले जिलों में लगते हैं, और जिलों में 10-10, 15-15 हजार, 8-8 हजार, 7-7 हजार वहां पर अभ्यर्थी आते हैं। खुले उसमें
वहाँ पर जिस भी प्रतिष्ठान कॉलेज के अंदर, कहीं डिग्री कॉलेज के अंदर, कहीं इंटर कॉलेज के अंदर, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में इस प्रकार के जो रोजगार मेले लगते हैं, वहाँ दसियों हजार लोगों के बीच में वहाँ पर नियोक्ता भी आते हैं अपने 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 यहाँ की जो खाली पद है उनको लेकर के जी। और बड़े पैमाने बेरोजगार नौजवान भी आते हैं। ठीक है, ओपन चयन होता है और साथ ही साथ वहीं पर मौके पर उनको तैनाती का पत्र देने के लिए हम कहीं हम पहुंचते हैं, कहीं हमारे सरकार के अन्य मंत्री पहुंच जाते हैं। कई रोजगार मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुंच गए हैं, दर्जनों रोजगार मेले में मैं स्वयं पहुंच गया हूं। तो आज विपक्ष बड़े पैमाने पर जब बेरोजगार नौजवानों का सिलसिला जारी हुआ है तो आज उनको झुंझुना लग रहा है, और जो इसी वेबसाइट के माध्यम से वो रोजगार देने में असफल रहे तो बड़े काबिल रहे। स्वामी प्रसाद, इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमने इसमें और परिवर्तन किया है। आप तो पूर्वांचल एक परिवर्तन हमने इसमें और किया है। जी जी, पूर्वांचल से आप आते हैं, इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका। प्रदेश से आता हूं जी। मैं आप कुशीनगर विधायक हैं, इसलिए मैं कहा कि आप तो पूर्वांचल से आते खासकर, और आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है उधर, बहुत जबरदस्त आपकी लोकप्रियता है। मैं आपके संज्ञान में लेना चाहता हूं। मैंने राजनीति की शुरुआत की थी इलाहाबाद का, रहने वाला मैं प्रतापगढ़ का हूं। पहली बार 2 बार लगातार विधायक रहा रायबरेली से, डलमऊ विधानसभा क्षेत्र से, 3 बार से लगातार विधायक हूं आपका क्या नाम कुशीनगर पड़ौना से, और अब मेरी बेटी बदायूं से सांसद है। तो हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश हमारा घर है, लेकिन उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है। 3 बार से विधायक के लोग हमारे परिवारी जन हैं। सवाल आपसे बनता है, बड़े बड़े पदों पर आप रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूर्वांचल साधने में ही क्यों लगे हैं? देखिए, अब चूंकि इन लोगों की जमीन पूरे उत्तर प्रदेश में खिसक गई है, अब इनको पूर्वांचल भी साधना पड़ेगा, बुंदेलखंड भी साधना पड़ेगा, पश्चिम भी संभालना पड़ेगा, उत्तर भी संभालना पड़ेगा। तो इनको तो हर जगह संभालने की जरूरत है ये, लेकिन हर जगह असफल हो रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई जनहित का कोई मुद्दा है ही नहीं, और मुद्दा विहीन पार्टियां सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। एक बात और बताइए, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी सदन चल रहा था, विपक्ष ने बहुत हंगामा किया, जो बिल थे उनके पर्चे भी फाड़े गए, फेंके गए, फिर भी वो ये कहते रहे कि सरकार बात नहीं सुनती है, तो हमारे पास रास्ता क्या है? देखिए, सरकार तो बड़े इत्मीनान के साथ बात सुनाना चाहती है, लेकिन विपक्ष चूंकि वो मुद्दा विहीन है, सरकार को घेरने में असफल है, अपनी असफलता को छिपाने के लिए हो हल्ला का सहारा लेती है और व्यवधान पैदा करके किसी तरीके से सरकार की सही बात सुनने से भागती है, और इसीलिए विपक्ष आज भगोड़ा साबित हो रहा है। वो उसके अंदर दम नहीं है कि हमको मुद्दों पर घेरे, हमें हमारी सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित कराने के लिए वो सरकार को मजबूर करे। सरकार को न घेरने में वो सफल हो रही है, न सरकार को किसी मुद्दे पर मजबूर कर पा रही है। सरकार अपने तौर तरीके से बड़े पैमाने पर जहां उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास कर रही है, वहीं पर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक गरीब की डेरी तक पहुंच रही है, वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर बेरोजगार नौजवानों को हम रोजगार भी दे रहे हैं। और अभी अभी हमने एक और भी इसमें परिवर्तन किया सेवायोजन वेब पोर्टल पर। जी, अभी तक जो सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती थी, उस पर भी हमने नकेल लगाई, क्योंकि हमें जानकारी मिली कि आउटसोर्सिंग भर्ती करने वाले लोग चयन के नाम पर उगाही करते थे, चयन के बाद उनका 2-3 महीना का वेतन रोक लेते थे, पीएफ का पैसा हजम कर जाया करते थे। मैंने इस पर माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता कर इस पर एक कानून पास कराया कैबिनेट के माध्यम से, बाद में वो बिल बना, और आज अब इस पर सेवायोजन वेब पोर्टल पर अब हमने कर दिया कि जिस भी सरकारी विभाग में जो भी आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए जगह निकलेगी, उनके चयन के लिए नामों की सूची का पैनल सेवा आयोजन पर बेरोजगार नौजवानों के जो पंजीकृत नाम हैं उनमें से भेजे जाएंगे। अब सेवायोजन विभाग से जो पैनल जाएगी उसी में से उनको चयन करना होगा। जैसे मान लीजिए किसी विभाग में 10 पद हैं तो 10 तिहाई 30
30 नामों की सूची जाएगी जी। इन्हीं 30 नामों से उनको इंटरव्यू लेकर जी। के उसी में से 10 उनको चयन करना होगा। ठीक है। और साथ ही साथ जी। जिसका भी चयन करेंगे सेवायोजन पे पोर्टल पर उसकी जानकारी देंगे। जी। टाइम टू टाइम उनका तनख्वाह जा रहा है कि नहीं जा रहा जी। है इसकी भी जानकारी देंगे। जी। पीएफ का पैसा कंटिन्यू उनके उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है इसकी भी जानकारी देंगे। अब सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ऐसे जो अनियमितता करने वाले लोग थे उन पर हमने नकेल लगाने की भी कोशिश की है और हमने कोशिश की है कि बेरोजगार नौजवानों को ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ जी। जो आउटसोर्सिंग भर्तियां करती हैं वो सुनिश्चित किया जाए। ठीक है। इसलिए ये भी परिवर्तन मैंने किया है और साथ ही साथ आज अब जितने भी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं उनका रिकॉर्ड भी अब हमारे सेवायोजन पोर्टल पर आना शुरू हो गया है। ठीक है। एक सवाल है, मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी से आपसे उनका जवाब ले लूं। एक तो एनकाउंटर को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये फेक एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब जब सेवायोजन का पोर्टल झुंझुना लगेगा उनको तो किसी भी अपराधी का इनकाउंटर भी उनको फेक लगेगा। इसलिए कि जब सोच नकारात्मक बनी है और वो विपक्ष जो अपनी सरकार में पूरे प्रदेश को गुंडाराज बना दिया था, गुंडे माफिया अपराधियों का अखाड़ा बन गया था, गुंडे माफिया अपराधी सरकार के मंत्रियों पर मंच साझा करते थे, अपराध करते थे, 5 साल उनके खिलाफ FIR तक नहीं लिखी जाती थी। आज उनको तो दर्द होगा जब कोई अपराधी का इनकाउंटर होगा, जब कोई अपराधी को जेल भेजा जाएगा, किसी अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, तो जब कानूनी कार्रवाई होगी तब तक अपराधियों को शरण देने वालों को पीड़ा तो जरूर होगी जी। तो स्वाभाविक रूप से आज जो ये फेक इनकाउंटर उनको नजर आ रहा है ये मात्र इसलिए कि यही अपराधी कभी उनके सारथी हुआ करते थे और वही अपराधी आज इन फेक इनकाउंटर में ऊपर जा रहे हैं। अब हम उनको कैसे छूट दे सकते हैं जी कि हमारे पुलिस वालों को भून दें, हमारी पुलिस उनको गूंगी बहरी बन के अंधी देखती रहे। एक जगह इसका पूरा का पूरा दिखाई पड़ा कि किस तरीके से माफियाओं ने बड़े पैमाने पर हमारे पुलिस कर्मियों का, जिसमें उसमें CO भी था जी, हमारा एक दर्जन से ज्यादा उसमें पुलिस थे, सारे लोग मारे गए। तो क्या हर जगह ये घटना की पुनरावृत्ति होती रहे? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई से अपराधियों से पेश आने के लिए हमारे एक सवाल लेना बहुत जरूरी है, निर्देश दिया है और आज कानून बड़ी मुस्तैदी के साथ अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ठीक है। अपराधियों को बख्शने वाले हम नहीं हैं। ठीक है। विरोधी पार्टी के लोग कितना भी घड़ियाली आंसू इन अपराधियों के इनकाउंटर पर क्यों न गिरावें, ठीक है, लेकिन कानून अपना काम करता रहेगा। ठीक है। कानून का हाथ अपराधियों के गिरेबान तक जरूर जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इस बार पार्टी ये दावा कर रही है, आप लोग कह रहे हैं कि योगी जी का मैजिक बंगाल में भी चलेगा। उधर राहुल गांधी जा नहीं रहे हैं बंगाल, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका मैजिक चलेगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश को जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करके काम की कसौटी पर अपने को खरा उतारने में कामयाब हुए हैं, चाहे चतुर्दिक विकास का हो, चाहे कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का हो, चाहे कोरोना महामारी को नियंत्रण करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का मामला रहा हो, या कोरोना के आसन खतरे से निपटने के लिए यहां पर पूरे देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से जी कोरोना पीड़ितों को सहायता देने का मामला रहा हो, राहत देने का मामला रहा हो, और फिर उस संकट के काल में किसी को किसी प्रकार की रोटी के लिए हाथ पांव चलाने की नौबत नहीं आई, किसी को किसी के सामने घुटना नहीं टेकना पड़ा। सम्मान स्वाभिमान के साथ सभी अपना जीवन यापन किए। सभी निर्माण मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ आज भी
जो खाद्यान्न सुविधा निःशुल्क दी जा रही है जी। हमारे चाहे बीपीएल कार्ड धारक हों, अंत्योदय कार्ड धारक हों, जी। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आज भी उनको सुविधाएं मिल रही हैं। जी। उस समय भी हमने आर्थिक सहायता भी दिया, ठीक है। और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद ये निरंतरता मौर्य, हमने आपसे बनाए रखी सभी माफी के क्षेत्रों में। साथ आपको बीच में रोक जितने रहा हूं। पेंशन धारक रहे 2-2 ब्रेक महीने पर के जाना उनको है। पेंशन दिया। माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बात करने बहुत के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत तो धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सेवा आयोजन पोर्टल युवाओं के लिए है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।